नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। और हम चैप्टर कर रहे थे धातु एंड अधातु अर्थात मेटल एंड नॉन मेटल, जिसका हमारा ये पार्ट 3 आज चलेगा। इससे पहले इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़ी, फिर हमने पढ़ा एनोडीकरण, और फिर हमने पढ़ा क्या उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। फिर लास्ट में हमने पढ़ा था कि धातु जो होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, और कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है, और कौन सी धातु जब अभिक्रिया करती है तो जल की सतह पर तैरती है। यहां तक हमने बात कर ली थी। आज आगे चलते हैं। चलिए, आज हमारे पास आता है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अर्थात मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन क्या होती है। तो जो धातुएं होती हैं ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या देती हैं, लवण देंगी, सोल्ट देंगी, और प्लस में हाइड्रोजन गैस देंगी। ठीक है, जैसे जिंक है, जेडन है, इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है HCl के साथ। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जिंक क्या करेगा, ये बनाएगा क्लोरीन के साथ जुड़ करके जिंक क्लोराइड। तो ZnCl2 ये क्या है, जिंक क्लोराइड। मैं नीचे लिखता रहता हूं ताकि इनके नाम भी हमें पता रहे, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है ये इनका सूत्र भी पूछ लेता है। तो ये है आपका जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है, और साथ में ये जो H2 है, ये H2 गैस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ये हमारे पास धातु थी और ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाई है जिंक क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnCl2। ये क्या है, सोल्ट है, लवण है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। अगला एग्जांपल देखिए, ये है Al, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया भी जब HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, ये बन रहा है AlCl3, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास है AlCl3, AlCl3, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या है, सोल्ट है, लवण है, और साथ में प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास Mg, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का प्रतीक है, धातु है। जब इसकी अभिक्रिया भी जब अम्ल के साथ कराएं, देख कोई सा भी अम्ल रहे वो क्या देगा, लवण देगा। तो देखिए लवण बन रहा है, इस लवण का नाम है MgCl2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो MgCl2, MgCl2 ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। और साथ में H2 गैस बाहर निकल रही है। तो धातु की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है कि जब धातुएं जो होती हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं। ध्यान रखना है, ये क्या है, अपवाद है कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती। कारण क्या है कि जो आपका नाइट्रिक अम्ल है इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, इसलिए क्या है, परबल ऑक्सीकारक है। तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके
उसको किस में बदल देता है, जल में बदल देता है। यही लिखा हुआ है। नहीं होती है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक परबल ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके, ऑक्सीकृत का मतलब क्या होता है कि जिसको भी ऑक्सीकृत करेगा उसके साथ क्या जोड़ देगा, आपका ऑक्सीजन जोड़ देगा, जिससे उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करके जल में परिवर्तित कर देता है एंड स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। अपचयित का मतलब क्या हो जाता है कि उससे ऑक्सीजन हट जाती है, जिससे उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, ये बात है। अब सुनिए इसमें, लेकिन जब ये नाइट्रिक अम्ल के साथ आपकी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, और मैग्नीज, मैग्नीज का प्रतीक होता है Mn। जब ये तन्नु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कौन सा, तन्नु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कर ये क्या देंगी, हाइड्रोजन गैस देंगी। तो जब देखिए Mg होगी यानी मैग्नीशियम होगी, या फिर क्या होगी, Mn होगी मतलब मैग्नीज होगी, और ये जब किसके साथ अभिक्रिया करेंगी, आपकी HNO3 के साथ अभिक्रिया करेंगी, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी। लेकिन यहां पर नाइट्रिक अम्ल कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए, तनु। देखिए तनु और सांद्र के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी कि तनु क्या होते हैं और सांद्र क्या होते हैं। बता देता हूं फिर से, एक तो होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन का तो मतलब होता है क्या, पतला विलयन, क्या, पतला विलयन, ऐसे समझिए कि तनु नाइट्रिक अम्ल का मतलब क्या क्या है, यहां पर पतला नाइट्रिक अम्ल। और अगर सांद्र बोले इसका मतलब क्या होता है, गाढ़ा, ये बात है। यानी तन्नु नाइट्रिक अम्ल में तो क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल के जो अणु हैं वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल में क्या होगा, जो कण हैं नाइट्रिक अम्ल के वो क्या रहेंगे, बिल्कुल पास पास रहेंगे, ऐसी बात है। तो जब Mn Mg में, Mg का मतलब है मैग्नीशियम, या फिर Mn जिसको बोलते हैं मैग्नीज, जब ये HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देंगे, ये लवण देंगे, ये लवण देंगे, और प्लस में क्या उत्पन्न हो गया, H2 गैस उत्पन्न होगी। जबकि का इसके अलावा Mg और Mn के अलावा जो भी धातु होगी और उनके साथ अभिक्रिया करेगा HNO3, तो वो लवण तो देगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, क्या देगा वो, H2O बनाएगा, जल बनाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। और क्यों बनाएगा, क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है वो क्या है, परबल ऑक्सीकारक है। वो ऑप्शन में भी दे देगा कि निम्न में से कौन सा अम्ल परबल ऑक्सीकारक है। अब वो ऑप्शन देगा HCl, HNO3, या फिर CH3COOH। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो परबल ऑक्सीकारक कौन सा अम्ल है, आपका नाइट्रिक अम्ल है। ये नाइट्रिक अम्ल केवल जब Mg मैग्नीशियम और मैग्नीज से अभिक्रिया करता है। लेकिन कौन सा नाइट्रिक अम्ल, तन्नु नाइट्रिक अम्ल, तन्नु नाइट्रिक अम्ल जब Mg और Mn से अभिक्रिया करता है तब वो देता है क्या, हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन Mg और Mn को छोड़ करके बाकी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, वो क्या देगा, लवण देगा, और साथ में H2O बनाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो हमने बात कर ली है क्या, कि धातु की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो इसको इसको हम एक क्वेश्चन के रूप में पढ़ लेते हैं, इसको क्वेश्चन बना देते हैं ताकि ये याद रहे। आइए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन फॉर्मेट में, निम्न में से, निम्न में से कौन सा अम्ल, कौन सा अम्ल परबल ऑक्सीकारक है, परबल ऑक्सीकारक है। जिसमें पहला दे देगा ऑप्शन H2SO4, बी है HNO3,
C है HCl और D है आपका CH3 COOH, ये है। तो ये हमारे पास आ गया है कि निम्न में से कौन सा अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है, तो वो है आपका क्या, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है। इसके सामने नाम भी लिख देते हैं H2SO4, इसको तो क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम पढ़ेंगे अब क्या, कि धातु की धातु लवण विलयन के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो क्या है, इसमें अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है वो दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जो Fe है ये क्या है, आयरन है, ये आयरन का प्रतीक है, जिसको लोहा बोलते हैं ना, ये आयरन का प्रतीक है। तो आयरन की अभिक्रिया जब CuSO4, इसको बोलते हैं क्या, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर का क्या है, यौगिक है, तो ये है आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो क्या होगा, तो देखिए यहां पर जो आयरन है वो क्या है, अधिक क्रियाशील है, किससे, इस Cu से, क्योंकि ये Cu का क्या है, यौगिक है। तो Fe अधिक क्रियाशील है Cu से, इसलिए Fe क्या करेगा, Fe जो है ये Cu को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। ऐसे समझिए Fe जो है ये Cu को धक्का देकर के बाहर निकाल देगा और Fe जो है वो Cu की जगह बैठ जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए Fe तो यहां पर आ गया ना, ये Fe और SO4 और Cu बाहर चला गया है, तो ये बन गया क्या, कॉपर सल्फेट, सॉरी ये है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। और साथ में क्या बन गया है, Cu, मतलब कॉपर धातु बन गई है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम जेड जिंक की अभिक्रिया कराएं किसके साथ, आपका CuSO4 के साथ कराएं, कॉपर सल्फेट के साथ कराएं, तो क्या बनेगा, तो देखिए जो जिंक है ये अधिक क्रियाशील है, किससे, इस Cu से, तो क्या करेगा, ये जो जिंक है ये Cu को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो Zn तो Cu की जगह आ जाएगा और Cu जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ZnSO4, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, और साथ में जो Cu है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये तो क्या है, जिंक धातु है, और ये क्या बन गया है, कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर का क्या है, विलयन है, कॉपर सल्फेट है ये। और ये हमारे पास बन गया है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और लास्ट में ये बन गया हमारे पास कॉपर। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल सुनिए। जब पीबी अर्थात लेड की अभिक्रिया कराई जाए किसके साथ, CuCl2, कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो आपका जो पीबी है, लेड है, ये क्या है, इस Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, जो पीबी है यहां पर आ जाएगा Cu की जगह, क्यों, क्योंकि अधिक क्रियाशील है और Cu को बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास अभिक्रिया क्या बन जाएगी, PbCl2 और प्लस Cu। ये तो क्या है, Pb ये लेड है, और CuCl2 ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है, कॉपर का विलयन है।
कॉपर क्लोराइड। और ये क्या है, PbCl2, ये है लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। और ये क्या बन गया है, कॉपर बन गया है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या थी, विस्थापन अभिक्रिया थी। अब देखिए हमारे पास जो ये क्या है, तत्व है ये वाला, जैसे FeZnPb और इस तरफ Cu आ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि इस तरफ वाला जो एलिमेंट्स है वो अधिक क्रियाशील है, इसमें जो यौगिक है उसके तत्व से कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी पढ़नी पड़ेगी। तो आइए सक्रियता श्रेणी अब पढ़ते हैं। चलिए, तो ये है हमारे पास क्या, सक्रियता श्रेणी है, एक्टिविटी सीरीज है, जिसमें सबसे जो ये ऊपर वाला जो एलिमेंट्स है, तत्व है, ये क्या है, सर्वाधिक क्रियाशील है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील। और नीचे ही नीचे जो ये एयू है, ये क्या है, ये कम क्रियाशील है, सबसे कम अभिक्रियाशील। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, एयू। अब ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्या होगी, सक्रियता क्या होगी, घटती रहेगी, सक्रियता घटेगी, घटती है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके नाम भी पता कर लेते हैं। तो ऊपर ही ऊपर ये के है, ये किसका प्रतीक है, पोटेशियम का। तो ऊपर ही ऊपर है हमारे पास पोटेशियम। फिर Na, ये है सोडियम। फिर हमारे पास Ca है कैल्शियम। फिर है Mg मतलब मैग्नीशियम। फिर Al एल्यूमिनियम। फिर है Zn जिंक। फिर Fe आयरन है। फिर Pb लेड है। और H हाइड्रोजन है। और Cu कॉपर है। और Hg, इसको पारा भी बोलते हैं और मरकरी भी बोला जाता है। और Ag, ये क्या है, चांदी है, जिसको सिल्वर भी बोलते हैं और चांदी भी बोलते हैं। और Au, ये क्या है, गोल्ड है, गोल्ड क्या बोलते हैं, सोना। ठीक है, अब देखिए इस अभिक्रिया, ये जो सक्रियता श्रेणी है, इसके आधार पर ही हमें पता चलता है कौन सा जो एलिमेंट्स है वो कम अभिक्रियाशील है और कौन सा अधिक क्रियाशील है। ठीक है, देखिए जैसे पहले देखिए यहां पर था Fe और यहां पर Cu। तो सक्रियता श्रेणी में देखिए, देखिए Fe कहां पर है, ये रहा, और Cu कहां पर है, ये रहा। तो देखिए Fe ऊपर है, और ऊपर वाला तत्व क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। और देखिए Cu नीचे है, मतलब क्या है, कम अभिक्रियाशील है। इसलिए क्या कर रहा है, Fe ये Cu को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला देखिए, Zn है और Cu है। चलिए, तो Zn ये रहा और Cu ये रहा। तो देखिए Zn जिंक है, ये ऊपर है, मतलब अधिक अभिक्रियाशील है। और Cu है, ये क्या है, नीचे है, मतलब कम अभिक्रियाशील है। तो क्या होगा, विस्थापित कर देगा। अगर मान लीजिए Cu ऊपर रहता Zn से तो अभिक्रिया नहीं होती, ये बात भी ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर Zn क्या है, ऊपर है, इसलिए क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तीसरे अभिक्रिया में कौन था, तीसरी अभिक्रिया में था आपका Pb है, लेड है और Cu है। देखिए Pb ये रहा और Cu ये रहा। तो देखिए Pb लेड है, ये क्या है, ऊपर है, और Cu क्या है, नीचे है। तो Pb क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, किसको, Cu को। ये बात समझ में आ गई होगी।
कि कब विस्थापित करेगा और कब विस्थापन नहीं होगा, मतलब कब अभिक्रिया होगी और कब अभिक्रिया नहीं होगी। अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये सक्रियता श्रेणी याद करना जरूरी है। देखिए बार बार जब किसी भी चीज का हम दोहराव करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तो वो चीज हल्की पड़ जाती है। और हम बार बार आपको क्या कराएंगे, रिवीजन कराते रहेंगे, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा अब क्या, एक्वारेजिया, जिसको बोलते हैं अम्लराज। यहां पर लिखता हूं एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, जिसको हिंदी बोलते हैं अम्लराज बोलते हैं। क्या होता है एक्वारेजिया, तो यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या है, मिश्रण है, मिक्सर है। तो एक्वारेजिया इसको क्या बोलते हैं, अम्लराज, अम्लराज, या फिर इसे क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। ये मिश्रण किसका है, मिक्सर किसका है, तो ये है आपका क्या, सांद्र, यानी इनका गाढ़ा विलयन है, सांद्र का मतलब गाढ़ा विलयन है, किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl प्लस साथ में कौन है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, मतलब गाढ़ा ही वह है। सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, और हमने बताया हुआ सांद्र के बारे में और तन्नु के बारे में। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है। तो ये हो गया HNO3, इसका मिश्रण होता है। पहली बात समझ आ गई। दूसरा देखिए, इसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। तो HCl का तो कितना भाग होगा, कितना पार्ट होगा, 3 पार्ट, और HNO3 का कितना पार्ट होगा, 1 पार्ट। हमें पूछ ले एक्वारेजिया में, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात बताइए, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अगर हमें ऐसा पूछ ले कि एक्वारेजिया में HCl HNO3 क्या, HNO3 और HCl का रेशियो बताइए, ऐसे पूछ लेगा तो हम क्या कर देंगे, उल्टा। HNO3 के कितने अणु हैं, 1 है, और HCl कितने हैं, 3, तो ये 3, तो ये हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है। अगला देखिए, यह भभकता द्रव्य होने के कारण क्या है, प्रबल संसारक है, मतलब ये किसी भी धातु को गला सकता है, ऐसा मिश्रण है। यह है गोल्ड, गोल्ड को क्या बोलते हैं, सोना, और सोने का प्रतीक क्या होता है, Au होता है। और प्लेटिनम, प्लेटिनम का प्रतीक क्या होता है, Pt होता है, को गलाने में समर्थ है, मतलब किसी भी धातु को इसमें रखने पर वो धातु क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, गल जाती है। तो एक्वारेजिया में हमने पढ़ लिया है कि एक मिश्रण होता है, और किसका मिश्रण होता है, इस मिश्रण में कौन कौन होते हैं, तो एक तो होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तो कितने अणु होते हैं, 3 अणु, ऐसे समझिए, या 3 भाग होता है, और नाइट्रिक अम्ल के कितने होते हैं, 1 भाग होता है। इस रेशियो में ये क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। अब सुनिए, जो आपका ये एक्वारेजिया है, ये किसी भी धातु को गला सकता है, इसमें इतनी शक्ति होती है। तो ये पढ़ लिया हमने क्या, एक्वारेजिया के बारे में, अर्थात अम्लराज के बारे में। देखिए आपको इंग्लिश वर्ड भी याद करना जरूरी है और हिंदी वाला भी, ठीक है, और इंग्लिश वाला भी, ताकि किसी प्रकार की तकलीफ ना रहे। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या, धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया, अर्थात मेटल की नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया। चलिए क्या होती है जब धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करती है, तो धातु की अधातु से अभिक्रिया होने पर क्या होता है, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, आयनिक यौगिक का निर्माण। ऐसे समझिए, धातु है, ये अधातु से विक्रिया करेगी, अधातु से अभिक्रिया करेगी, तो किसका निर्माण होगा, आयनिक यौगिक का निर्माण होगा, आयनिक यौगिक। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
मैं धातु के रूप में तो लेता हूं सोडियम जिसका प्रतीक Na होता है, और अधातु के रूप में लेता हूं क्लोरीन अर्थात Cl2 लेता हूं। तो ये तो क्या है Na धातु, और Cl2 ये क्या है अधातु। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगी तो क्या बनेगा NaCl बनेगा, और NaCl क्या है ये आपका आयनिक यौगिक है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, जैसे हम Mg लेता हूं धातु के रूप में मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया कराता हूं Cl2 यानी क्लोरीन लेता हूं क्या अधातु। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनेगा MgCl2 बनेगा। क्या बन गया है MgCl2 बन गया है। तो ये क्या है इस तरफ बनने वाले ये आयनिक यौगिक है। तो दो एग्जांपल हैं NaCl और MgCl2, ये क्या है आयनिक यौगिक है। नाम लिख देता हूं, NaCl को तो बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और MgCl2 को बोलते हैं क्या मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये क्या है आयनिक यौगिक हैं। आगे देखिए, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत सह संयोजक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक का ही दूसरा क्या नाम है विद्युत सह संयोजक यौगिक है। तो देखिए कैसे, हमने पढ़ा था क्या इस पाठ के प्रारंभ में जब स्टार्ट किया था कि धातु क्या है ये इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं डोनेट करती हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके धातु क्या बनाती हैं धनायन बनाती हैं, धातु धनायन बनाती हैं। फिर अधातु के बारे में हमने पढ़ा था क्या कि अधातु है ये इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं एक्सेप्ट करती है किसी से लेती हैं, और लेकर के ये क्या बनाती हैं ऋणायन बनाती हैं, ऋणायन। ठीक है, अब ये दोनों पास आएंगे धातु अधातु, तो इस धातु पर तो कौन सा चार्ज धनायन और अधातु पर ऋणायन। और हमने ये बात की है कि विपरीत जो आवेश होते हैं ये एक दूसरे क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। तो ये दूसरे को आकर्षित करेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, जिस यौगिक का निर्माण होगा वो यौगिक क्या है आयनिक यौगिक है। जैसे Na पर प्लस चार्ज आता है और Cl पर क्या आता है माइनस चार्ज आता है। तो इस प्रकार से ये तो क्या हो गई है धातु और ये क्या हो गई है अधातु। ठीक है, मतलब Na जो है ये क्लोरीन को क्या देगा इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं बैलेंस कर लेते हैं। देखिए इस तरफ Na एक है इस तरफ भी एक है, इस तरफ क्लोरीन दो है इस तरफ क्लोरीन कितना है एक है, तो दो बनाना पड़ेगा तो यहां पर दो लिख दूंगा। यहां पर दो लिखने से इस तरफ Na है ये कितना हो गया दो, और इस तरफ Na कितना हो गया है एक, तो इसको दो बनाना पड़ेगा तो दो कर देता हूं। अब देखिए यहां पर जो Na है ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, और क्लोरीन है इस तरफ से दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास NaCl का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखिए MgCl2, Mg जो है Mg पर प्लस चार्ज आता है और Cl पर माइनस चार्ज आता है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं बैलेंस कर लेते हैं। कैसे Mg+2 होता है ना, ऐसे +2 बैलेंस करिए इसको। तो बैलेंस करेंगे तो करिए, Mg इस तरफ एक है इस तरफ भी एक है, क्लोरीन इस तरफ दो है और इस तरफ भी दो है। तो देखिए यहां पर दो इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे किससे सॉरी Mg दो इलेक्ट्रॉन देगा किसको क्लोरीन को, और क्लोरीन जो है ये Mg से ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो हमारे पास निर्माण हो जाएगा MgCl2 अर्थात मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो इस लाइन के बारे में भी आपको पता लग गया कि क्या कहना चाह रही है ये लाइन। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, आपका एग्जाम्पल देख लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण और सोडियम क्लोराइड का निर्माण। तो इस प्रकार से आयनिक यौगिक हैं इनका निर्माण होता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास है आयनिक यौगिकों के गुण धर्म अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए इसमें पहला क्या है, धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। क्या होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है।
धन और ऋणायन के बीच में। हमने बात की थी क्या, धनायन तो कौन बना रहा था, धातु, मेटल बना रही थी ना, तो उस पर तो प्लस प्लस चार्ज था। और ऋणायन कौन बना रही थी, अधातु, उस पर कौन सा चार्ज था, माइनस चार्ज था। कौन सा चार्ज था, माइनस। देखिए कैसे, तो धातु थी, इस पर तो कौन सा चार्ज, प्लस। अधातु, इस पर कौन सा चार्ज, इस पर माइनस चार्ज था। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, धन और ऋणायनों के बीच क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल, मतलब ये एक दूसरे को क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, स्ट्रॉन्ग मजबूत आकर्षण बल। ठीक है, तो आकर्षण बल के कारण जो आयनिक यौगिक हैं ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं, और थोड़े क्या होते हैं, कठोर होते हैं। दूसरा देखिए, ये सामान्यतः क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब है जब इन पर चोट मारते तो ये क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं, और दाब ढालने पर ये टुकड़ों में टूट जाती हैं। तीसरा देखिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, और उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त आवश्यकता होती है। आगे देखिए, ये यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। जल में तो क्या होंगे, ये घुल जाएंगे, लेकिन कैरोसिन हुआ है, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में ये क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, मतलब ये क्या नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। तो ये हो गया क्या, आयनिक यौगिकों के गुण धर्म। आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास आता है, ये जो है आयनिक यौगिक के, ये गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, यानी इनको जब पानी में घोलते हैं तो विद्युत धारा का चालन करेंगे। क्यों, जैसे NaCl था, ये क्या था, आयनिक यौगिक है। अब NaCl है, ये अभी क्या है, ठोस है, तो इसको हम क्या करेंगे, पानी में घोल लेंगे, पानी में घोल लेंगे यानी जल में घोलेंगे, तो ये NaCl किस में टूट जाएगा, ये Na प्लस में टूट जाएगा, प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, मतलब आयनों में टूट गया है। और जो विद्युत धारा है वो किस कारण प्रवाहित होती है, आयनों के कारण। मतलब आयन अगर फ्री अवस्था में है, स्वतंत्र अवस्था में है, तो वो धारा का चालन करेंगे। तो देखिए ये आयन बन गए, और जब आयन बन जाते हैं तो विद्युत धारा का चालन करते हैं। लेकिन NaCl जब ठोस अवस्था में रहता है, आयन फ्री नहीं रहते हैं, तो धारा का चालन नहीं करेगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, NaCl है, ये जब ठोस रहेगा, ठोस अवस्था में ये धारा का चालन नहीं करेगा, धारा चालन, विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। लेकिन जब NaCl है, जब ये किस में रहेगा, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में, एक्वेटिक फॉर्म में, गलित अवस्था में रहेगा, तो ये क्या करेगा, धारा का चालन करेगा, धारा का जो चालन है ये करेगा, ध्यान में रखना है। अब चाहे कैसा भी रहे, जो MgCl2 था, मैग्नीशियम क्लोराइड, वो भी ठोस अवस्था में धारा का चालन नहीं करेगा, जब वो भी गलित अवस्था में रहेगा तो धारा का चालन करेगा। क्यों करेगा गलित अवस्था में, क्योंकि जब इनको गलाते हैं तो ये विद्युत जो आयन है वो क्या जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, आयनों का निर्माण हो जाता है। लेकिन क्या ठोस अवस्था में आयनों का निर्माण होगा क्या, नहीं होगा। जैसे ऐसे समझिए कि भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो क्या हम अच्छे तरीके से हिल डुल सकते हैं क्या, नहीं हिल डुल सकते हैं। लेकिन जब हम अच्छे से खुले वातावरण में रहते हैं तो हम कहीं भी भाग सकते हैं ना, घूम सकते हैं। वैसे ही इनकी स्थिति रहती है कि जब ये ठोस अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था से समझिए भीड़ है, तो उस अवस्था में धारा का चालन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको जगह ही नहीं मिल रही है घूमने के लिए, तो धारा का चालन नहीं करेंगे। लेकिन जब NaCl गलित अवस्था में रहता है, मतलब खुले स्थान पर रहता है,
तो ये हिल डुल सकते हैं, इसका मतलब है ये धारा का चलन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, आयनिक यौगिकों के बारे में। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में इसे आगे स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले। और चैनल पर अगर आप नए हैं, इस चैनल को